डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विश्वविद्यालय औरंगाबाद संलग्न तपस्वी पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट युवती संचालित वेंकटेश महाजन वरिष्ठ महाविद्यालय उस्मानाबाद हिंदी विभाग प्रस्तुत करते हैं बीए बीएससी द्वितीय वर्ष तृतीय सत्र के लिए निर्धारित पाठ्यक्रम में संस्मरण कमला लेखिका पद्मा सचदेव। प्रस्तुतकर्ता हिंदी विभाग डॉक्टर विनोद कुमार विलासराव वायचळ वेदार्य। हिंदी विभाग अध्यक्ष वेंकटेश महाजन वरिष्ठ महाविद्यालय उस्मानाबाद तथा शोध निर्देशक एवं निमंत्रित सदस्य हिंदी अध्ययन मंडल डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर मराठवाडा विश्वविद्यालय औरंगाबाद। पद्मा सचदेव जी का परिचय। पद्मा सचदेव जी का जन्म 17 अप्रैल 1940 को हुआ था। आपका जन्म पूरा मंडल गांव जम्मू में 1940 में हुआ। पद्मा सचदेव जी का कार्यक्षेत्र जम्मू और कश्मीर रेडियो में सफल कलाकार स्टाफ कलाकार के पद पर कार्य किया एवं बाद में दिल्ली रेडियो में डोगरी समाचार वाचक पद पर कार्य किया। डोगरी भाषा की प्रख्यात लेखिका एवं कवयित्री पद्मा सचदेव को इतिहास प्रेम विरासत में मिला है। उनके पिता प्रोफेसर जयदेव शर्मा हिंदी एवं संस्कृत के प्रकांड पंडित थे। उन्होंने कवयित्री के रूप में ख्याति प्राप्त की। लोकगीतों से प्रभावित होकर इन्होंने मेरी कविता मेरे गीत लिखे। इस काव्य संग्रह पर इनको 1971 का साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। बाद में उन्होंने हिंदी और डोगरी गद्य पर भी वैसा ही अधिकार दिखाया जो डोगरी कविता पर। आपने 3 और कविता संग्रह के पश्चात जम्मू कश्मीर की कला संस्कृति और भाषा अकादमी से रोब ऑफ ऑनर मिला। उत्तर प्रदेश हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार, राजा राममोहन रॉय पुरस्कार से भी सम्मानित हुई। डोगरी कहानी क्षेत्र में आपके आगमन से एक नई मानसिकता वह नई संवेदना शक्ति का संचार हुआ। आपकी प्रमुख प्रकाशित कृतियां हैं तवी तो चन्हाव, नेहारियाँ गलियाँ, पोता पोता निम्बल, उत्तर बैहणी, तैथियाँ, गोद भरी तथा हिंदी में एक विशिष्ट उपन्यास अब न बनेगी देहरी आदि। संस्मरण कमला लेखिका पद्मा सचदेव। चित्तरंजन पार्क में एक कमला नाम की औरत काम मांगने आई। असल में वह मालिश वाली है। मैंने कहा कभी कभी कर जाया करो। मेरे घर में तभी से वह झाड़ू फटका और कपड़े धोने का काम भी करने लगी। शुरू में कभी कभी मैं देखती उसकी नाक पर चोट लगी है, सिर पर लगी है, मुंह पर लगी है, पर मैं पूछती नहीं थी। एक बार पूछा तो उसने कहा कि अंधेरे में गिर पड़ी थी। धीरे धीरे आत्मीयता बढ़ती गई तो मालूम हुआ यह बंगाली है और आदमी उड़ीसा का है। पैसे सारे ले जाता है। उड़ीसा से लोग आते रहते हैं। अभी भी एक लड़का रह रहा है। इसे उसकी रोटी पानी का जुगाड़ भी करना पड़ता है। घर में ज़मीनों पर मूंगफली, नारियल, धान सब उगता है। खूब बढ़िया खेतीबाड़ी है, पर पति काम करना नहीं चाहता। यहाँ बैठकर इसकी जान खाने में ही उसे तृप्ति मिलती है। एक बेटा भी है जो वहाँ गांव में अपनी दादी के पास है। 1.5-2 बरस तक तो कमला की बड़ी सास और माँ ने बेटे को रखा। फिर कमला की सास उसे घर ले आई। कमला काम न करे तो दिल्ली में कमाई कौन करे और उनकी तरह तरह की फरमाइशें कौन पूरी करे। आदमी शादी के समय तो 10-20 रुपए कमा लेता था, लेकिन बाद में उसे दारू लग गई तो क्या कमाई और क्या न कमाई। कमला का मानना है कि शादी के वक्त वह बहुत अच्छा था, फिर बाद में उड़िया लोगों ने इसे खराब कर दिया।
दारू पीने लगा तो जिंदगी हराम हो गई। कमला की शादी भी एक नाटक ही थी। कमला के गांव की एक औरत जो इसे कलकत्ता से दिल्ली लाई, शादी उसकी उसी ने करवाई थी। कलकत्ता के दिनों को याद करते करके कमला बड़ी खुश होती। वह अक्सर बताया करती है, मैं छोटी थी तो 6-7 साल की उम्र में ही खाना बनाने लगी थी। माँ तो इधर उधर लोगों के घर में जाकर गप करती रहती और बाबा को समय पर खाना नहीं मिलता। मैं धीरे धीरे रसोई में जाकर चावल दाल चढ़ा देती, कोई सब्जी छोंक देती थी। मेरा मन उसमें लगता था क्योंकि बाबा को समय पर खाना मिलता था। बाबा बहुत खुश होते थे। हमारे बाबा हम 5 बच्चों को कंधों पर बिठा कर ले जाते थे। कभी बाजार जाएं या किसी के घर पर जाएं तो बाबा हम सब की सवारी होते, उनके कंधों पर हम ऐसे फिट हो जाते जैसे तांगे पर बैठे हों। बाबा बहुत ऊंचे थे और बहुत मजबूत भी। वह सारा दिन खेतों में काम करते और मछली पकड़ने का जाल भी बनाते थे। गुस्सा वाले थे हमारे बाबा। जब गुस्सा आता तो हम सब बच्चे थर-थर कांपते रहते। मैं और मेरी बहन काली जुड़वा बहन है। मैं 2 मिनट पहले पैदा हुई थी, पर मैं सांवली हूँ। वह बहुत काली थी। उसके साथ बहुत बुरा हुआ। एक आदमी गांव में आता था। उसने उससे कहा, मैं तुमसे शादी करूंगा, तुम्हें घर ले जाऊंगा। अब यह इतनी बेवकूफ उसकी बात मानकर शहर आ गई। इसके पेट में जब बच्चा आ गया तो वह पता नहीं कहाँ चला गया। वह कहीं काम करने लगी और किराए के पैसे होते ही गांव में आ गई। अब गांव में उसको लड़की पैदा हुई तो 1-2 महीने की लड़की छोड़कर वह फिर अपने आदमी को ढूंढने निकल गई। कलकत्ता में किसी किसी के घर काम करते रही। उधर ही इसका दिमाग खराब हो गया। थोड़े ही दिन कहीं काम करती है और फिर वहां से छोड़ देती है। मैंने उससे कहा, मेरे घर आकर रहो, तो वह मुझे गालियां देने लगती है। इसकी बेटी तो मेरे बड़े बाबा की बड़ी लड़की के पास है। उन्होंने उसकी शादी भी कर दी है, पर इसे कोई होश नहीं। इसने 20,000 रुपये उसकी शादी के लिए बैंक में रखे थे, अब वह निकलवा कर खा रही है। ज्यादा दिन कहीं काम नहीं कर सकती। रास्ते में होती है तो मुझे देखकर मुंह घुमाकर चल देती है। कमला अपनी बहन की बात हंसी में टाल देती है। मुझे लगता है उसने जिंदगी को ही हंसी में टाल दिया है। असल बात तो यह है कि कमला को 10-12 बरस करीब से देखने के बाद ही मुझे लगा, यह लोग घर के ना होते हुए भी कितने ज्यादा घर के होते हैं। कमला इतने बरसों से बखूबी जान गई है कि मुझे कुछ पता नहीं है, इसलिए अक्सर ऊंची आवाज में डांट कर वह संतोष प्राप्त कर लेती है। आपको कुछ पता नहीं है, यह उसका मेरे लिए तकिया कलाम है। मेरे घर की चिंता वह निश्चय ही मुझसे ज्यादा करती है। अभी कल ही गली में गाय बिया गई तो मेरी चिंता का पारावार न रहा। उसका मूर्ख बछड़ा थन के पास मुंह ले जाने के बाद भी दूध नहीं पी रहा था और मुझे गाय के खाली हुए पेट की बड़ी चिंता थी। मैंने अपने लल्लू से फुलके बनवाकर उसमें गुड़ घी डालकर एक छोटी टोकरी में रखा और गाय के पास जाकर कहा, माँ यह खा लो। उसने मुझे कुछ नहीं कहा और चूरी खाने लगी। उसका मूर्ख बछड़ा मेरी तरफ हैरानी से देख रहा था, पर मुझे मालूम था अगर मैंने भी उसे देखा तो गाय देख लेगी। मैं वहां से चली आई। चौकीदार ने कहा, अगर इसे धान खिलाया जाए तो लटकी हुई जेर छूट सकती है। मैंने ड्राइवर से धान मंगवा कर उसके सामने रखवा दिया। वह खाने लगी और मैंने पाया कि उसकी जेर छूट गई थी और उस पर कौवे टूट पड़े थे। कमला सारा दिन उस गाय के चक्कर में रही। बाल्टी भर पानी उसके आगे रखा। गाय प्यासी थी, पानी पी गई। मेरे पतिदेव लाहौर के हैं। उनके लिए गाय का बछड़ा कौतूहल का विषय हो सकती है, पर यह सब नाटक तो दिल्ली की एक गली में हो रहा है।
पतिदेव मुंबई फ़ोन करके अपनी बेटी से बोले, आज तुम्हारी माँ को फुर्सत नहीं है। गली में आकर एक गाय ने बछड़ा दिया है और तुम्हारी माँ सुबह से सोहर गा रही है। मुझे पक्का पता है बेटी भी उस तरफ हंस रही होगी। ये शहरी क्या जाने गाय बियाने पर गांव में क्या खुशियां लूटती थीं। सच में शहरों की नाटकबाजी ने हमें गांव से कितना दूर कर दिया है। कमला कभी कभी टेलीविज़न पर एक बंगाली एक्टर को देखती तो कहती, ओह उत्तम कुमार, इसकी शूटिंग तो मैंने कलकत्ता में देखी थी। जिसके घर में काम करती थी उनके पास ही एक झील थी, वहीं पर शूटिंग होती थी। काम करके मैं वहां जाकर देखती, यह एक्टर लोग कितना नाटक करता है। कितना दिन एक ही शूटिंग चल रही है, वही गाना गाता है, वैसा ही नाचता है। वह दारू बहुत पीता था। मैंने पूछा, तुम कलकत्ता क्या करने गई थी? तुम्हारे बाद बाबा के लिए खाना कौन बनाता था? वह हमारी माँ ही तो बनाती थी। मेरा भाई उधर पढ़ता भी था और नौकरी भी करता था, इसलिए मैं बाबा को बोलकर कभी कलकत्ता चली जाती थी। भाई का खाना बना देती, फिर खाली रह जाती तो एक बंगाली घर में थोड़ा काम करने लगी। भाई धर्मतल्ला में कहीं नौकरी करता था। बंगाली घर में ज़्यादा काम नहीं था। अभी मैं छोटी भी थी, छोटे छोटे काम करती थी। कलकत्ता तो बड़ा शहर है। वह लोग कभी घूमने जाते तो साथ ले जाते थे। गंगा सागर मुझे बहुत अच्छा लगता था। कमला ने ही बताया था। कमला के नाना के पास बड़ी ज़मीन थी। माँ ने उधर कुछ नहीं किया था, इसलिए यहाँ भी नहीं करती थी। बाबा बहुत काम करता था। एक कोठरी में अनाज भरा रहता। बाबा का कुत्ता उसकी रखवाली करता था। बाबा के घर में मोर भी था, कोयल भी, तोता भी। कुत्ता घर के अंदर नहीं आता था, बाहर ही रहता। वहीं पर उसको खाना देते थे, पर घर के अंदर बाहर का कोई आदमी नहीं आ सकता था। बाबा मछली का इतना अच्छा जाल बुनता कि सब लोग जाल ठीक करवाने आते रहते थे। मेरा गांव बड़ा सुंदर था। अपने बाबा की बात करते ही कमला की आंखें चमकने लगती और पूरी देह खुशी से भर उठती। कमला कहती, बाबा कभी मारते नहीं थे, बस आंखें दिखाते थे। आंख बड़ी करते तो हम सब बच्चे चूहे की तरह बिल में चले जाते। माँ भी बाबा से डरती थी। मैं बाबा के साथ बाजार जाती थी। बाबा सौदा पकड़ा कर कहता, तुम घर चली जाओ। फिर बाबा अपने दोस्तों के साथ गप मारता, पान खाता, फिर घर आता था। हमारे गांव में स्कूल मास्टर छड़ी से बहुत मारता था। अच्छा नहीं लिखो तो मारता, ठीक से पढ़ो नहीं तो मारता। मैंने पढ़ा ही नहीं, भैया पढ़ता था। मैं घर में खाना बनाती, पानी भर कर लाती, दाल चावल बना देती। अपनी बड़ी माँ से पूछकर सब्जी भी छोंक देती। घर में गाय का दूध होता, खेतों पर चले जाते। मैं गाय को भी पानी सानी देती थी। फिर दादा के साथ कलकत्ता गई तो बाबा ने कुछ न कहा। दादा 9 क्लास तक पढ़ा था। वह कलकत्ता में मोमबत्ती की फैक्ट्री में काम करता था। पैसा जमा करके घर भी बनवाया था। मैंने जब पास के घर में काम करने लगी तो दादा को मेरी चिंता न रही। उनके घर में गेहूं पिसा कर ला देती, पानी ले आती, सील पर मसाला पीस देती। वह उस वक्त 15-20 रुपए देता था। बाबा या घर का कोई आता तो उसे खाना देता था। मुझे भी बहुत खाना देता था। कमला बात क्या करती, जैसे कहीं कहीं से जिंदगी किसी सीवन उधेड़ती है। दिल्ली आने का सुयोग भी ऐसे बना कि गांव में उसकी माँ की एक मौसी दिल्ली आ रही थी। इसको भी साथ ले आई। दिल्ली में ज़्यादा पैसा मिलता था। बाबा से पूछा तो बाबा ने कहा, तुम्हारा मन है तो जाओ। वहाँ कोलकाता में माँ के रिश्ते की एक मौसी थी, वही दिल्ली आ रही थी। उसके साथ मैं भी दिल्ली आ गई। उसी साल इंदिरा गांधी मरी थी। दिल्ली में बड़ा दंगा हो रहा था। बड़ा डर था। नानी ने कहीं काम पर लगवा दिया। बाबा को पैसा भेजती थी।
वह लोग बहुत अच्छा था। मैं 1 बजे तक सारा काम खत्म कर देती थी। वह मुझसे बहुत खुश थे। जो नानी थी उसने 2-3 साल बाद कहा, अब तुम्हारी शादी करा दूंगी। मेरा आदमी तब पंजाब से काम करके आया था, झुग्गी लेकर रहता था, पैसे भी कमाता था। मेरे आदमी ने नानी को कुछ पैसा भी दिया होगा। नानी ने एक दिन कहा, आज तुम्हारी शादी है। बस कालका जी मंदिर में शादी हो गई। मेरे बाबा और ससुर दोनों ने कहा, ऐसे कैसे शादी कर ली? हमने तब गोविंदपुरी में एक झुग्गी किराए पर ली, वहीं हम दोनों रहने लगे। मैं काम पर जाती थी, वह भी नल के और बाथरूम का काम करता था। जो पैसा कमाता मुझे देता था। जब बेटा पैदा हुआ तो इसने मिठाई भी बांटी थी। तब मेरी छोटी ननद मेरे पास थी, वही इसको देखती थी। मैं काम से आती तो भी मेरा बेटा ननद के साथ चिपका रहता था। हम शादी के बाद कलकत्ता भी गए थे। हम मेरी के मायके भी गए तो सब बड़े खुश हुए थे। मेरा आदमी पहले लड़का की बहुत देखभाल करता था, उसको नहलाता, खाना खिलाता, उसके साथ खेलता था। हम झुग्गी में रह रहे थे, तभी मैंने किश्तों पर झुग्गी खरीदी। उस वक्त 7,500 रुपये लगे थे। अब अपनी झुग्गी हो गई तो वह अपने गांव के किसी न किसी को लेकर आता। एक लड़का तो 2-3 साल रहा, यही खाता पीता था, पर एक पैसा नहीं देता था। मेरे आदमी का साइकिल भी ले गया। मेरा आदमी गांव गया तो उसकी बहन के साथ शादी कर ली। उसकी माँ तो समुंदर में रहती है। मैंने हैरान होकर पूछा, कमला, समुंदर में कोई कैसे रह सकता है? तो उसने कहा, जहाँ समुंदर का पानी नहीं आता वहीं समुंदर के पास झुग्गी डालकर रहता है। इसका बाप मर गया तो दोनों माँ बेटी उसे उठाकर समुंदर में डाल आई। ऐसा लोग हैं यहाँ। हमारे खेतों पर काम करते हैं, वही मेरे आदमी को फांस लिया। मैंने पूछा, कमला, यह तुम कैसे कह सकती हो कि उस लड़की को तेरे आदमी ने फांसा या लड़की ने फांसा? कमला गुस्सा होकर बोली, आपको कुछ पता नहीं। वह हरामखोर खेत पर इसको देखती रहती। अब आदमी क्या करेगा? कमला की बात काटने का कोई फायदा नहीं था। कुछ दिनों में कमला ने ही बताया कि एक दिन सुबह जब वह घर आया तो मैंने दरवाज़ा खोला तो देखा इसके पीछे वह लड़की खड़ी थी। मैंने कहा, चले जाओ जहाँ से आया है, मैं इसको मार डालूंगी। मैं बेलन लेकर पीछे दौड़ी। वह लोग जा चुके थे। उस हरामखोर के पेट में मेरे आदमी का बच्चा था। 2-4 दिन बाद कमला ने कहा, उसका बच्चा गिराना पड़ेगा। वह मुझसे 150 रुपये मांग कर ले गया है, उधार हैं, दे देगा। इस कांड के बाद कमला ने हजारों रुपए ओझा और पंडितों पर लगा दिए। आकर मुझसे कहती, मेरे आदमी का सिर खराब हो गया है, जामा मस्जिद जाऊंगी, वहां एक पीर ताबीज देता है, साथ में दवा भी देता है, बस वह लड़की घर चली जाए। कुछ महीने बीते तो पता चला कमला के आदमी ने कमला की झुग्गी के पास ही एक झुग्गी किराए पर ली है और उसके घर लड़की पैदा हो गई है। 150 रुपये भी कुछ काम न आए। कमला का आदमी दूसरी औरत को ब्यूटीफुल कहता है और ब्यूटीफुल इधर उधर यह कहती फिरती है कि पता नहीं अपनी झुग्गी में वह रहने कब जाएगी। कमला का आदमी कमला से कहता है, झुग्गी में 2 कमरे हैं, तुम दोनों मिलजुल कर रहो। वह काम करेगी तो तू बच्चों को देखना। एक लड़का भी हो गया है। कमला ने आदमी को 2 हाथ जमा कर कहा, यह मेरी झुग्गी है, इसे अपने बाप के घर लेकर चला जा। एक बार कमला को ससुराल जाना पड़ा था तो उसके आदमी ने कितना ही सामान जाकर ब्यूटीफुल को दे आया। उसके पेटीकोट, साड़ियाँ, 2 पतीले, रजाई वगैरह वगैरह। कमला घर पर आई तो झाड़ू फिर चुका था।
फिर उसने एक अटैची में अपनी साड़ियाँ भरकर ऊपर हमारे पास रखवा दी। कुछ और चीज़ें भी रखीं। उसका स्वभाव इतना अच्छा है कि काम के लिए कभी किसी को मना नहीं करती। जब यह दूसरी नहीं आई थी तब तो गांव वालों पर रौब डालने के लिए कमला का आदमी उसका फ्रिज बेच आया, पलंग बेच आया और कुछ पैसे घर भेज दिए। भला इन बातों पर सवाल उठाती तो वह लड़ाई झगड़े पर उतर आता। पुलिस भी कई बार आती थी और कमला के आदमी से 100 या 50 लेकर चली जाती थी। यह कमला का कहना है। पुलिस का नाम मेरे सामने मत लेना आंटी, पुलिस ही सब खराब करती है। पुलिस का नाम आते ही कमला एकदम आग बबूला हो जाती। पुलिस में अपनी किरण बेदी से मैंने एक बार कहा, किरण जी, मेरी कमला पति से बहुत त्रस्त है। तो उन्होंने अपना फैक्स और टेलीफोन नंबर देकर कहा, पद्मा जी मुझे बता दीजिए, मैं सब ठीक करवा दूंगी। जाहिर है मैंने अगले दिन कमला से कहा, कमला, किरण बेदी पुलिस में सबसे बड़ी अफसर है, वह तेरा काम कर देगी, पर तुम्हें भी मेरे साथ चलना पड़ेगा। कमला बिफर कर बोली, मैं पुलिस के पास नहीं जाना चाहती। मेरा आदमी आप देखो कितना दुबला है, पुलिस मारेगी तो वह मर जाएगा। मैंने कहा, जो आदमी तेरे ऊपर इतना जुल्म करता है, रोज़ हल्ला करके तुझे मारता भी है और तेरे पैसे भी ले लेता है, उसे मार पड़े तो तुम्हें क्या। कमला बोले, अरे आंटी, आपको बस पुलिस ही दिखाई देती है। मैंने कहा, किरण बेदी का नाम सुना है, वह सब ठीक कर देगी। कमला बोली, नाम तो सुना था, पर मैं पुलिस केस नहीं चाहती। तो साहिब, कमला को मैंने कहा भाड़ में जाओ, और किरण बेदी अमेरिका चली गई। मेरी कमला की जिंदगी उसी ढर्रे पर चलने लगी। अब पुत्रकांड भी कम दिलचस्प नहीं है। बेटा हमेशा क्लास में फर्स्ट आता रहा। कमला कहती थी उसे वजीफा भी मिलता है। वह उसका दादा जो पैसे मैं भेजती हूँ वह ट्यूशन पर जाता है। अब 11वीं के बाद बेटे को मोहल्ले की एक लड़की से इश्क हो गया। उसने कॉलेज जाना बंद कर दिया। कमला बोली, लड़की उसको खराब कर रही है। लड़का पढ़ना तो नहीं चाहता। लड़की की छवि मैंने देखी थी, वह अच्छी नहीं है। इधर कमला का पति तो इश्क में गिरफ्तार था ही, उधर बेटा भी इस गली में घुसने का यत्न करने लगा। एक और खबर आई कि कमला का ससुर भी एक औरत से फंस गया है। कमला ने घटना का जिक्र किया, यूं किया, कमला के ससुर के खेतों के साथ एक विधवा के खेत भी थे, जिन पर कमला के ससुर ने हाथ मारने की कोशिश की। एक फसल भी उगाकर खा ली। फिर वह विधवा औरत अदालत में जाकर रोई कि यह मेरे खेत लेना चाहता है, इसने मेरी इज्जत पर हाथ डाला। एक अच्छा मुकदमा बन गया और कमला का आदमी तुरंत गांव चला गया। कमला ने कहा, यह अपने बाप को बचाएगा। मैंने कहा, कमला, तेरे ससुराल की घुट्टी में मोहब्बत के कीड़े हैं। देखो 3 पीढ़ियां एक साथ मोहब्बत करने में जुटी हुई है। कमला हंसने लगी, फिर बोली, प्यार कहाँ है, सारा मामला पैसा का है। वह औरत अपना खेत दे देगी तो खाएगी क्या। मेरा ससुर तो खेत चाहता है और कुछ नहीं। मेरे ख्याल में वह मुकदमा अभी खत्म नहीं हुआ है, पर कमला के ससुर ने खेत उसे लौटा दिए हैं। कोई फैसला ज़रूर हुआ है। कमला अब इस बात पर चर्चा नहीं करती। कमला का ससुर खेतों की लड़ाई लड़ते लड़ते मर गया। जब उड़ीसा में बाढ़ आई थी तब कमला की ससुराल में खेतों को, घर को बड़ा नुकसान पहुंचा था। तब कमला की चिंता का पारावार न था। सारा दिन लड़के की बात होती। मैंने कहा, उसे यहाँ आने को कह दे, तो बोली, ऐसा कैसे हो सकता है, सब लोग इधर ही आ गया तो खाना कहाँ से दूंगी। कमला के बाबा बहुत बीमार चल रहे थे। यह जाने जाने का करती, पर कभी कोर्ट में किए मुकदमे की तारीख और कभी पैसों की कमी उसे तंग करती रही।
फिर एक दिन कमला रोते हुए आई कि मेरा गांव से कोई आया है, बाबा के मरने की खबर है। मैं उसे क्या सांत्वना देती, मजबूरी थी, बस मौत पर छा गई। रोते रोते एक हफ्ता भी बीता तो पता चला बाबा मरे नहीं, बहुत बीमार है। कमला ने 200-300 रुपये घर भेज दिया। बाबा दूध पिएंगे। 5-6 महीने और निकल गए। एक दिन फिर खबर आई, बाबा की मृत्यु को 1 महीना भर हो गया। इसने बाबा के घर पर फोन से भी पता करवाया। भाभी आई पर उसने कहा बाबा चारपाई से उठ नहीं सकते, पर अभी ठीक हैं। कमला रोते रोते यही कहती, मुझसे झूठ क्यों बोला। मैंने कहा, कमला तू क्या कर लेती। वह बोली, मैं बाबा के नाम से मंदिर में कुछ चढ़ा कर आती। मैंने कहा, बेटियों के हाथ का लगता नहीं है, वह तो सब तेरे भाई को ही करना पड़ेगा। झुंझला कर कमला बोली, आपको समझता नहीं है, मैं बाबा के नाम से देगी। मैंने कहा, ज़रूर दो कमला, अगर इसी से तुम्हें सुख मिलता है तो मैं क्या कहूँगी। कमला की जब नई नई शादी हुई थी तब इसका आदमी बहुत अच्छा, वह काम भी करता था, उस कलकत्ता भी ले गया था। बेटा होने पर बड़ा खुश भी था, पर जब यह परी आ गई तब कमला कभी उन दिनों को याद करती जब लड़का पैदा हुआ तो पति ने कमला का बेटा यहाँ आया तो कमला का पति उसे अकेले में समझाता है, ताऊ का बेटा सगा नहीं होता। पर कमला बताती है उसके बेटे के साथ बड़े भाई के बेटे का बहुत प्यार है। कमला का बेटा शायद प्रेम चक्र से निकल आया है, पर एक डुबकी लगाने के बाद डूबने के इंतज़ार में है। अभी समय नहीं आया। पैसा कमाएगा तो शादी बनाएगा। अभी उम्र भी नहीं हुई और 15-17 साल में तो एक झटका लगता ही है। अब किस्सा कमला डिवोर्स का सुनिए। मैं कई बार कमला के साथ उस दफ्तर में गई थी। यह मुसीबत ज़दा औरतों के लिए मुफ्त काम करने वाली संस्था है। औरतें ही औरतें, बड़ी वकील भी औरत है। यकीन मानिए, बरसों कमला वहाँ जाती रही, कुछ नहीं हुआ। वकील और संस्था का पता मुझे मेरी मित्र मधु किश्वर ने दिया था। कई सालों बाद कमला वहाँ से फाइलें ले आई और इसके किसी और हितैषी ने वकील करके दिया है। इस वकील ने कहा था साल के अंदर अंदर डाइवोर्स करवा देगा। अब तारीख पर तारीख पड़ रही है। क्या एक औरत की जिंदगी तारीखों का इंतजार करती रहती है? क्या वकील या पुलिस वाले किसी बेकसूर आदमी के वह दिन लौटा सकते हैं जो अदालतों के चक्कर में खत्म हो जाते हैं? इन बातों से कोई फायदा नहीं। हजारों दर्दमंद ये सोचते हुए मर गए, हजारों मर जाएंगे। एक दिन मैंने कमला से कहा, कमला एक बार डाइवोर्स हो जाने दे, फिर तुम अपनी पति के घर की चाबी मत देना। कमला बोली, आपको कुछ पता नहीं है। मेरे हाथ में कोर्ट का कागज़ आ जाएगा तो मैं उसकी कॉपी करके इसको दे दूंगी, असली कागज़ अपने पास रखूंगी। मैंने कहा, डाइवोर्स के बाद यह अगर तुम्हारे पास रहेगा तो डाइवोर्स नहीं माना जाएगा। इसको घर में घुसने नहीं देना। यह मैं कैसे कर सकती हूँ? मेरे लड़के का बाप है। अगर झगड़ा मारा मारी करेगा तो पुलिस को कागज दिखा देगी, इसको पुलिस निकाल देगी। मैंने कहा, कमला जब यह तेरे पास रहेगा तब डाइवोर्स कैसा? कमला कहने लगी, इतनी गर्मी में कहाँ जाएगा, यहाँ रात भर कूलर की हवा खाता है, सर्दी में रजाई में सोता है। मैंने जल भून कर कहा, कमला अगर यह तेरे साथ रहा तो अदालत भी डाइवोर्स नहीं मानेगी। जाओ जाओ, आपको कुछ पता नहीं है। एक बार डाइवोर्स हो जाने दो, फिर यह डर कर रहेगा आप तो समझता ही नहीं है। और मैं समझ गई कि मुझे समझ नहीं है। सभी श्रोता विद्यार्थियों का हार्दिक धन्यवाद।
अगर आप इसी प्रकार के वीडियो और चाहते हैं तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, पसंद कीजिए और इस वीडियो को अधिक से अधिक छात्रों तक साझा कीजिए। सभी का पुनश्च एक बार धन्यवाद।